मित्रों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। आज का हमारा जो विषय है वो निपाह वायरस। निपाह वायरस हम जानते हैं केरल में कई डेथ हो चुकी है। शुरुआत में 2 हुई थी, उसके बाद लगातार बढ़ती जा रही, संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में हर नागरिक के लिए ज़रूरी हो जाता है कि इसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी लें कि ये क्या है, कब से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसके कितना खतरनाक है, कैसे फैलता है, इसका बचाव कैसे है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है। इतनी सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी होती हैं। ये हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं कि किस फैमिली का है, ये कौन सा वायरस है। तो निपाह वायरस जो होता है ये RNA वायरस है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा वायरस है। ये RNA वायरस है, बहुत डेडली वायरस है, RNA वायरस है। कौन सा वायरस है? RNA वायरस, निपाह वायरस, ये पूछा जा सकता है। इसका जो जीनस है, इधर देख लीजिए, हेनी, इसका जीनस ध्यान से देखिएगा, हेनिपा वायरस, हेनिपा वायरस। और इसकी जो फैमिली है पैरामाइक्सोवायरिडी, पैरामाइक्सोवायरिडी इसकी फैमिली है। और ये कौन सा वायरस है? RNA वायरस है। अब हिस्ट्री इसकी देखते हैं, यहाँ हिस्ट्री हमने लिख दिया है। हिस्ट्री इसकी, ये कब दिखाई पड़ा है धरती पर या हमारी जानकारी में कब आया? तो सबसे पहले मलेशिया में एक गांव है, मलेशिया एक गांव है, मलेशिया में, मलेशिया निपाह, उसका नाम ही निपाह था। मलेशिया का जो गांव था उसका नाम ही निपाह था। उसका जो सुंगाई निपाह था, उसका गांव सुंगाई निपाह नाम था उस गांव का। यहाँ पर जो सूअर पालने वाले फार्मर्स थे उनमें कुछ बीमारी दिखी 1998 में, ठीक, और ये फैली, समझ नहीं पाए लोग। 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में, मलेशिया और सिंगापुर, ये आइडेंटिफाई हुआ 1999 में। भारत में 2018 में पहला केस मिला, केरल में पहला केस। इस समय वर्तमान जो केस है वो बांग्लादेश स्ट्रेन है, बांग्लादेशी स्ट्रेन है। ये बहुत ही डेडली होता है, फैलता धीरे से है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 70% तक है बांग्लादेशी वायरस की। इसलिए इसमें जो है शुरू में, हालांकि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से बुलेटिन आया कि बहुत अलर्ट करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस तरह से फैल रहा है, जितनी तेज़ी से इसका डेथ हो रही है, 5, 7, 8 लोग हो गए केरल में, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इसके बारे में पूरी जानकारी लें और पूरा अलर्ट देश पर रहे, क्योंकि पूरे देश में फैलते हुए देर नहीं लगती है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसके अगर कोविड के लक्षण आपको याद होंगे तो वही होते हैं, जैसे नंबर 1 सर्दी, नंबर 2 बुखार, गले में खराश, नंबर 3 गले में खराश, नंबर 4 इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, सब वो उसमें थी, सांस लेने में दिक्कत। और 5वां उल्टी यहाँ इसमें होती है। उल्टी उसमें नहीं होती थी, मतलब उसके सिम्टम में उल्टी नहीं थी कोरोना के, कोविड-19 के, लेकिन यहाँ पर उल्टी होती है। वहाँ पर भी उल्टी होती है, अगर बहुत तेज़ बुखार हो जाता तो कभी कभी होती थी, या खांसते खांसते होता, लेकिन यहाँ पर इसके सिम्टम में उल्टी होती है। और सबसे खतरनाक है इंसेफ्लाइटिस। क्या है? इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस मतलब ये है कि ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है 24 घंटे 48 घंटे, उसके बाद मर जाता है। ये सबसे खतरनाक है यहाँ पर, जबकि वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी।
अभी हम इसके दोनों कंपेरिजन करके दिखाएंगे आपको कि कितना खतरनाक है कोविड-19 से भी ये। हालांकि संक्रमण रेट कोविड-19 बहुत ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पर संक्रमण रेट उतना तेज़, ये भी संक्रामक है लेकिन इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। संक्रमण ये कैसे फैलता है तो हम जानते हैं जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक क्या है? जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी मतलब ऐसी बीमारी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है, उसे जूनोटिक बीमारी कहते थे। जूनोटिक है, जैसे कोविड था वैसे भी है जूनोटिक। कोविड भी जानवर से मनुष्य में आया था, ये भी। इसको फैलाने वाले मेनली जो थे सूअर हैं और फ्रूट बैट, यानी फ्रूट चमगादड़। ये फलों को खाते हैं। फलों को खाते हैं तो अगर मान लिया जूठा हो गया, वायर इनका फ्लूइड लगा हुआ है उसमें, तो उस फ्लूइड को अगर मनुष्य खा रहा है तो हो जाता है। सूअर में भी अगर उसका फ्लैश या उसका मीट हम खाते हैं तो मीट में अगर है इन्फेक्शन तो हो जाता है। फिर मनुष्य में कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी हम सांस में जब खांसते हैं, छींकते हैं कोविड की तरह, तो क्या होता है, वो जो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं हमारे छींक और खांसने के, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो हम अगले जो क्लोज हमारे कांटेक्ट में होता है, वो जब सांस लेता है तो उसके इनहेल कर लेता है। इनहेल करने के बाद वो इन्फेक्शन उस तक पहुंच जाता है। और इसीलिए इसमें भी जैसे बचाव के अंतर्गत हम देखें तो मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। दूरी, वहाँ भी दूरी मेंटेन करना है, यहाँ भी दूरी मेंटेन करना, दूरी बनाए रखना है। और तीसरा जो है, उस स्थान की यात्रा ना करें। वहाँ भी ये था, यात्रा ना करें। और उसमें क्या था, जैसे मास्क आपको लगाना है, एक दूसरे से दूर रहना है और उस स्थान की यात्रा नहीं करनी है। और इसके अलावा बार बार हाथ धोना, बार बार हाथ धोना का मतलब यह है कि जैसे जब जो आवश्यकता हो तो आप अगर कहीं टच में आए हैं तो फिर तुरंत हाथ वॉश करिए, उसके बाद ही कुछ करिए। तो ये हो गया इसकी संक्रमण कैसे फैलता है। जूनोटिक बीमारी है, सूअर फ्रूट बैट से हम जान ही गए हैं। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से मनुष्य में फैलता है, या क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं, पानी और भोजन दूषित होता है तो उससे भी फैल जाता है। फल अगर ट्रैवल कर रहा है कहीं तो फल में अगर इन्फेक्शन है, चमगादड़ ने खाया हुआ है तो उससे भी फैल सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये होती हैं इसमें फैलने की, संक्रमण जो फैलता है। और बचाव जो है वो आप कैसे केयर कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें हमने किया है, कोविड-19 और निपाह में अंतर क्या है। तो यहाँ देख लीजिए, कोविड-19 में बुखार होता है, सिर दर्द होता है, खांसी होता है, और निपाह में भी बुखार, सिर दर्द और खांसी होता है। कोविड-19 में गले में खराश होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, और इसमें भी गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़। लेकिन निपाह में उल्टी होती है, जबकि कोविड में उल्टी सिम्टम में नहीं था। इसमें ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, इंसेफ्लाइटिस हो जाती है और व्यक्ति कोमा में चला जाता है, डेथ हो जाती है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें व्यक्ति का जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स होता है। उसके बाद आफ्टर कोविड जो अलग जो कॉम्प्लिकेशन होते थे बॉडी में, उसकी वजह से कभी कभी डेथ होती थी। और उस समय जो है फेफड़े के मेनली इन्फेक्शन से इसमें डेथ होती थी। यहाँ इंसेफ्लाइटिस ब्रेन में इन्फेक्शन नहीं होता था, कोविड में फेफड़े में इन्फेक्शन होता था। यहाँ पर फेफड़े में इन्फेक्शन होता था, फेफड़े में संक्रमण, ठीक। और यहाँ पर ब्रेन में, मस्तिष्क में संक्रमण, यहाँ पर मस्तिष्क में संक्रमण होता था। यहाँ मॉर्टेलिटी रेट 2 से 3% है, यानी 2 से 3% लोगों की डेथ होती थी कोविड-19 में। यहाँ पर अगर नॉर्मल वायरस है तो 40%, नहीं तो अगर बांग्लादेशी वायरस जो इसमें जो स्ट्रेन है वो 70% तक की मॉर्टेलिटी रेट है इसकी, 70% तक लोग डेथ हो जाती है। अब बचाया नहीं सकता। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब इसके ट्रीटमेंट की हम बता दें, पहली चीज़ कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। 2 चीज़ें तो वहाँ पर हैं, वहाँ पर वैक्सीन आ गई थी,
और उसका ट्रीटमेंट करीब करीब सटीक ट्रीटमेंट नहीं, चूँकि वायरल ए भी है तो सटीक ट्रीटमेंट खोजा गया था, लेकिन कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। जिस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता था उसी तरह इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसलिए सटीक ट्रीटमेंट यहाँ खोजना ज़रूरी है। जैसे बुखार सर्दी है तो पैरास्टामॉल हमने दे दिया, खांसी की सिरप दे दिया, या एंटीबायोटिक कोई, जैसे वहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन दे देते थे कोविड-19 में, एजिथ्रोमाइसिन बहुत काम करती थी, तो यहाँ एजिथ्रोमाइसिन या इस तरह से कोई इंसेफ्लाइटिस में काम करने वाली, मेनिंजाइटिस में काम करने वाली दवा जो दिमागी इन्फेक्शन में काम करती है उसको दे सकते हैं। मतलब इस तरह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षण के अनुसार ट्रीटमेंट इसमें भी दिया जाता है। एक जो नया प्रयोग किया जा रहा है वहाँ भी किया गया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, वहाँ भी एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। कैंसर में, तमाम तरह के कैंसर में, अस्थमा में, तमाम सारी बीमारियों में हम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है। इसमें जो है इसको इस समय जो है अभी फेज 1 का ट्रायल इसका हुआ है। फेज 1 का ट्रायल हो चुका है इसका, इसके निपाह के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। इसमें M102.4 एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, M102.4, इसके ट्रीटमेंट के लिए ट्रायल फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, अभी फेज 2 नहीं हुआ है। ऐसे में अपने रिस्क पर, पेशेंट की कंसेंट पर, राज्य सरकार की कंसेंट पे, केंद्र सरकार की कंसेंट पे, विशेष परिस्थितियों में इसका प्रयोग आप अपने रिस्क पर आदमी कर सकता है। तो ऐसी परमिशन जो है हो सकता है कि भविष्य में अगर ज़्यादा होता है तो हो सकता है लिया जाए। फिलहाल अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। एक दवा और आती थी, कोविड में यूज करती थी, रेमडेसिविर, एंटीवायरल दवा है, रेमडेसिविर एक काम करती थी, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत काम करे। लेकिन अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ऐसे में रेमडेसिविर एक कम्प्लीमेंट्री के रूप में दिया जा सकता है, इससे थोड़ी सी रिकवरी जल्दी हो सकती है। हम जानते हैं कि इसकी वैक्सीन नहीं है, तो ऐसे में हम समझ गए हैं कि इसका जो है केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी भी निपाह का नहीं है, ना कोई वैक्सीन है, ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और ना ही जो है अभी इस समय इसके कोई मतलब प्रोसेस में या उतनी तेज़ी से ये जो है अभी इसके बारे में बहुत नहीं सोचा भी नहीं जा रहा है। भविष्य में अगर ये पैंडेमिक होता है, वैश्विक स्तर पर ये कुछ खतरा बनता है, तो हो सकता है भविष्य में इसकी वैक्सीन या इस तरह की बने। फिलहाल अभी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।